हेलो एवरीवन, जूलॉजी बीएससी सेकेंड ईयर की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस क्लास में पीसी कल्चर, जिसको मछली पालन भी बोला जाता है, यहाँ देख सकते हैं पीसी कल्चर मछली पालन कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो लेक्चर में। कंटेंट, तो ये सारे कंटेंट देखिए, इसी के अंतर्गत हम लोग क्या करेंगे, पीसी कल्चर या मछली पालन को डिस्कस करेंगे। तो फिर मछली पालन, व्हाट इज़ पीसी कल्चर, टाइप्स ऑफ फिश कल्चर प्रैक्टिस, टाइप्स ऑफ पॉन्ड और फिश कल्चर, द आइडियल फिश, फैक्टर्स टू बी कंसिडर फॉर पीसी कल्चर, कल्टिवेबल फूड फिशेस इन इंडिया, न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिशेस, फिशरी बाई प्रोडक्ट्स, टाइप्स ऑफ फिश फूड, फिशिंग मेथड, प्रोग्रामिंग द फिश कल्चर, मेथड ऑफ फिश प्रिजर्वेशन। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे टॉपिक्स के अंतर्गत हम लोग फिश कल्चर को क्या करेंगे या फिर फिशी कल्चर को डिस्कस करेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले व्हाट इज़ फिश फार्मिंग, फिश फार्मिंग क्या है, ध्यान से देखिए। फिश फार्मिंग या जिसको हम लोग मछली पालन बोलते हैं, फिश फार्मिंग और फिशी कल्चर इन्वॉल्व रेजिंग fish commercially in tanks or enclosure such as fish pond, usually for food। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम लोग कि फिश कल्चर क्या होता है या मछली पालन क्या होता है। तो फिश कल्चर में क्या किया जाता है, फिश कल्चर इज द रेजिंग फिश कमर्शियली। तो फिश का क्या करना, फिश को या फिर फिश की संख्या या फिर फिश का नंबर क्या करना, बढ़ाना, उनका नंबर क्या करना, इंक्रीज़ करना, अलग अलग पर्पस के लिए। ठीक है, कमर्शियली इन टैंक्स में। तो व्यवसाय की दृष्टि से क्या किया जाता है, फिश का नंबर को रेज किया जाता है टैंक्स वगैरह में या फिर फिश पॉन्ड में। और किस लिए किया जाता है, क्या पर्पस होता है इसका, मेजरली फूड पर्पस के लिए। ठीक है, इनका नंबर को क्या किया जाता है, रेज किया जाता है। तो हम लोग एक लाइन में बोल सकते हैं कि फिश के नंबर को रेज करना, इंक्रीज करना अलग अलग सोर्सेज में, जैसे कि पॉन्ड्स में या फिर टैंक्स में, फॉर फूड पर्पस के लिए। ये कल्चर ही क्या कहलाता है, फिशी कल्चर या मछली पालन कहलाता है। इट इज़ द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ एक्वा कल्चर। तो एक्वा कल्चर का ये क्या है, प्रिंसिपल फॉर्म है, मेन मुख्य रूप है। फिशी कल्चर क्या है, एक्वा कल्चर का मुख्य रूप है। और भी कई तरह के एक्वा कल्चर होते हैं, जैसे कि हमने देखा प्राण कल्चर पढ़ चुके हैं, लेकिन फिश कल्चर या फिशी कल्चर क्या है, मेन प्रिंसिपल फॉर्म है एक्वा कल्चर का। वाइल द अदर मेथड में भी फॉल अंडर मैरीकल्चर, और जो भी दूसरे मेथड्स आते हैं वो मैरीकल्चर के अंतर्गत आते हैं। तो फिश कल्चर एक बार फिर मैं बता दूं कि फिश कल्चर क्या होता है या फिर फिशी कल्चर क्या होता है। फिश को क्या करना, कमर्शियली ग्रो कराना, उनका नंबर रेज कराना अलग अलग टाइप्स के सोर्सेस में, जैसे कि पॉन्ड्स, टैंक्स, ताकि इनको क्या किया जाए, फूड पर्पस के लिए यूज़ किया जाए, इनको कमर्शियली किया जाए। ठीक है, इन सभी प्रोसेस को करना ही क्या कहलाता है, फिश कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ फिशी कल्चर। ठीक है, अलग अलग टाइप के फिशी कल्चर क्या क्या होते हैं, क्या क्या अलग अलग टाइप्स के फिशी कल्चर होते हैं। तो फर्स्ट देखिए एक्सटेंसिव, ठीक है, इंटेंसिव में मोनोकल्चर, पॉलीकल्चर, इंटीग्रेटेड कल्चर। ठीक है, एक्सटेंसिव कल्चर क्या होता है, इंटेंसिव कल्चर क्या होता है, मोनोकल्चर क्या होता है, पॉलीकल्चर एंड इंटीग्रेटेड। तो टोटल कितने टाइप्स के फिशी कल्चर, 5 प्रकार के फिशी कल्चर हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। फर्स्ट टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ फिश कल्चर प्रैक्टिस में एक्सटेंसिव फिश कल्चर। ठीक है, एक्सटेंसिव फिश कल्चर क्या होता है, कल्चर ऑफ फिशेज इन लार्ज एरिया विथ लो स्टॉकिंग डेंसिटी एंड नेचुरल फील्डिंग। कल्चर ऑफ फिशेज इन लार्ज एरिया, जब फिश को एक बड़े से एरिया में क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव फिश कल्चर बोलते हैं। लो स्टॉकिंग डेंसिटी एंड नेचुरल फील्डिंग। ठीक है, लो स्टॉकिंग डेंसिटी, तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, और उनको नेचुरल फीड दिया जाता है। नेचुरल फीड मतलब जो भी नेचुरल, ठीक है, इनको अलग से हम लोग क्या बहुत सारा फूड मटेरियल ईट करने के लिए नहीं देते हैं। ये जो भी नेचुरल इन्वायरमेंट में जो भी या फिर नेचुरल वाटर में जो भी फूड मटेरियल अवेलेबल होती हैं, उन्हीं को क्या करती हैं, ये फीड करती हैं, खाती हैं।
नेक्स्ट देखते हैं इंटेंसिव में। इंटेंसिव फिश कल्चर क्या होता है? कल्चर ऑफ फिशेज इन स्मॉल एरिया, ठीक है, इसमें लार्ज एरिया में ये किया जा रहा था। इंटेंसिव में क्या होता है? फिश का कल्चर स्मॉल एरिया में किया जाता है विथ हाई स्टॉकिंग डेंसिटी एंड प्रोवाइडिंग आर्टिफिशियल सीड। तो स्टॉकिंग डेंसिटी क्या होती है? बहुत ही ज़्यादा होती है यहाँ पर, ठीक है, फिश की स्टॉकिंग डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा होती है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल, ठीक है, फीड प्रोवाइड किया जाता है। आर्टिफिशियल फीड मतलब हम अलग से इनको, ठीक है, मैन्यूर, ठीक है, मैन्यूर वगैरह या फिर चारे, ये सभी चीज़ें क्या देते हैं? आर्टिफिशियली हम जहाँ पर फिश कल्चर कराते हैं वहाँ पर ऐड करते हैं और स्मॉल एरियाज़ में किया जाता है, ठीक है। आर्टिफिशियल फूड यहाँ दिया जाता है टू इंक्रीज़ प्रोडक्शन, ठीक है, प्रोडक्शन रेट क्या हो यहाँ पर? ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पर क्या किया जाता है? आर्टिफिशियल फूड दिया जाता है। ध्यान रखें यहाँ पर एक्सटेंसिव में हमने देखा था कि लो स्टॉकिंग डेंसिटी मीन्स यहाँ पर स्टॉकिंग डेंसिटी कम दी जाती है, लो फिश, ठीक है, स्टॉकिंग डेंसिटी कम होती है। बाद में वही आपस में फर्टिलाइज करके लार्ज नंबर आप एग ले करते हैं और वहीं एक्सटेंसिव एरिया में क्या होता है? फिश कल्चर होती है। जबकि इंटेंसिव में ठीक इसका विपरीत है, यहाँ पर हाई डेंसिटी, हाई स्टॉकिंग डेंसिटी रखा जाता है फिशेस की और आर्टिफिशियल फीड या फिर बोल सकते हैं आर्टिफिशियल फूड प्रोवाइड किया जाता है, चारे प्रोवाइड किए जाते हैं फॉर लार्ज प्रोडक्शन के लिए, ठीक है, इनके प्रोडक्शन इंक्रीज हो, इनकी प्रोडक्शन बढ़े, इस पर्पज़ के लिए। थर्ड देखिए मोनोकल्चर, ठीक है। मोनो मतलब क्या होता है? मोनो मीन्स क्या होता है? मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। तो अगर हम लोग एक ही प्रकार के फिशेस को एक एरिया में, ठीक है, ये अगर ये एरिया है, एक पॉन्ड है और इसमें हम लोग एक ही प्रकार के फिश को क्या कर रहे हैं? ग्रो करा रहे हैं, कल्टीवेट करा रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे मोनोकल्चर, ठीक है। कल्चर ऑफ सिंगल टाइप ऑफ फिश इन वाटर बॉडीज़, तो जो भी वाटर बॉडीज़ है, चाहे वो पॉन्ड हो या फिर लेक हो, उसमें क्या है? अगर हम लोग एक ही टाइप के फिश का कल्चर करा रहे हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मोनोकल्चर बोलते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड मोनो स्पीशीज कल्चर, और इसको हम लोग मोनो स्पीशीज कल्चर भी बोलते हैं। किसको? मोनोकल्चर को। नेक्स्ट देखिए चौथा, पॉलीकल्चर। कल्चर ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ फिश इन अ वाटर बॉडीज़, तो अगर कोई वाटर बॉडीज़ है जैसे कि पॉन्ड, तो इसमें, ठीक है, एक केवल एक ही स्पीशीज़ नहीं, ठीक है, एक से अधिक स्पीशीज़ की हम लोग क्या कर रहे हैं? कल्चर करा रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलेंगे पॉलीकल्चर, ठीक है। दो अलग अलग टाइप्स की मछलियों को या दो से अधिक अलग अलग किस्म की मछलियों का अगर हम लोग यहाँ पर पालन कर रहे हैं, कहाँ पर? पॉन्ड पर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीकल्चर, ठीक। इट इज़ आल्सो कॉल्ड कंपोजिट फिश कल्चर, तो पॉलीकल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट फिश कल्चर भी बोलते हैं, ठीक है। आप सभी को समझ में आ रहा होगा आई थिंक। नेक्स्ट देखते हैं पांचवा, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग, ठीक है। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग क्या होता है? किसको बोलते हैं? इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इट इज़ द कल्चर ऑफ फिशेज अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चरल क्रॉप, ठीक है। तो हमने प्रॉन कल्चर में भी देखा था, क्या देखा था प्रॉन कल्चर में? कि कहाँ पर? पैडी फील्ड में। पैडी फील्ड मतलब खेत में, ठीक है, खेत में हम फसल तो उगा रहे हैं, ठीक है, मेन क्रॉप तो उगा रहे हैं, फसल उगा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग क्या करा रहे थे? प्रॉन कल्चर करा रहे थे। तो ठीक इसी तरह से पीसी कल्चर में भी क्या किया जाता है? इंटीग्रेटेड तरीके से फिश कल्चर या फिर पीसी कल्चर कराई जाती है। इट इज़ कल्चर ऑफ फिशर अलॉन्ग विथ एग्रीकल्चर क्रॉप, तो एग्रीकल्चरल क्रॉप के साथ क्या किया जाता है? फिश कल्चर कराया जाता है। जैसे ये क्या हुआ? ये हमारा क्या है? ये हमारा खेत है, इसमें हमने क्या किया है? ठीक है, मुख्य फसल के रूप में क्या लगाया है? ठीक है, धान की फसल लगाया हुआ है। अब खेत में चूँकि पानी रहता है तो इस वाटर का यूज़ हम लोग ठीक है, किसी दूसरे पर्पज़ के लिए किया जाता है और वो पीसी कल्चर के लिए या फिश फार्मिंग के लिए किया जाता है। तो इसी टाइप के फिश कल्चर जहाँ दोनों, ठीक है, मेन क्रॉप भी हो और उसके साथ फिश कल्चर भी, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग या इंटीग्रेटेड फिश कल्चर। पॉन्ड कल्चर, रिवर फिश कल्चर, डैम कल्चर, लेक कल्चर, तो ये अलग अलग तरीके से क्या हैं? अलग अलग टाइप्स के फिश कल्चर के क्या हैं? सोर्सेज हैं, ठीक है, एरियाज़ हैं जहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं? फिश कल्चर करा सकते हैं। पॉन्ड में भी, रिवर में भी, डैम में और लेक में, तो इन सारे एरियाज़ में हम लोग फिश कल्चर करा सकते हैं। देखते हैं एक्सटेंसिव फिश कल्चर। आप लोग यहाँ देख रहे होंगे एक्सटेंसिव फिश कल्चर या फिर फिश फार्मिंग कैसा? लार्ज एरिया में, ठीक है, लार्ज एरिया में कराया जा रहा है और
ठीक है, नेचुरली इनको क्या किया जाता है, मतलब ये नेचुरली फीड करते हैं, अलग से फीड देने की ज़रूरत नहीं होती है यहाँ पर। फिर इंटेंसिव पिशिकल्चर में देखिए, ठीक है, इंटेंसिव स्मॉल एरिया है, इसमें एरिया क्या है, स्मॉल है, छोटे क्षेत्र में किया जा रहा है। और इनको क्या किया जा रहा है, क्या किया जाता है, आर्टिफिशियल फीड दिया जाता है, ठीक है, ताकि ये क्या करें, इनके फास्ट ग्रो करें और इनका ग्रोथ क्या हो, ग्रोथ इंक्रीज हो। उसके बाद यहाँ देखिए मोनोकल्चर। मोनोकल्चर में मैंने क्या बताया था, एक ही प्रकार के फिश का क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक ही प्रकार के फिश का क्या किया गया है, कल्चर किया गया है। किसी एरिया में अगर एक ही प्रकार के फिश का कल्चर किया जाए तो उसको हम लोग मोनोकल्चर बोलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पॉलीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर में क्या था, मेनी फिशेस। मेनी फिशेस मतलब दो से अधिक स्पीशीज़ की, ठीक है, 2 से अधिक स्पीशीज़ की फ़िश को क्या किया जा रहा था, किसी एक ही जगह में कल्चर कराया जा रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉलीकल्चर। और पॉलीकल्चर मेनली पोन्ड्स वगैरह में देखने को मिलता है, जहाँ अलग अलग टाइप, पोन्ड्स, लेक, इन सभी में कराया जाता है, ताकि वहाँ पर क्या करें हम लोग, बहुत सारे मछलियों को या फिर फिशेज़ को कल्चर कर सकते हैं। हम देख सकते होंगे अलग अलग टाइप के फिशेज़ यहाँ रखा हुआ है। एक चीज़ मैं मोनोकल्चर में बताना चाहूँगा, मोनोकल्चर जब कराया जाता है तो मोनोकल्चर छोटे छोटे इस तरह से एनिकट बनाया जाता है, छोटे छोटे एरियाज बनाए जाते हैं और वहीं पे मोनोकल्चर किया जाता है। नेक्स्ट देख रहे होंगे, नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड फिश कल्चर का, ठीक है, इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग। इंटीग्रेटेड फिश फार्मिंग में हमने क्या देखा था कि मुख्य फसल के अलावा अगर जो खाली एरिया बच जा रहा है तो उसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, फिशिंग करा रहे हैं। तो हाँ आप देख सकते हैं पैडी कम प्रॉन फिश कल्चर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉन कल्चर भी हमने देखा था, फिश कल्चर भी करा सकते हैं। तो यहाँ धान की फसल है और जो बाकी रेस्ट ऑफ वाटर है उसमें हम लोग क्या करा रहे हैं, फिश फार्मिंग करा रहे हैं। टाइप्स ऑफ फिशिंग पॉन्ड, ठीक है। अब अलग अलग टाइप्स के फिशिंग पॉन्ड्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, तो ब्रीडिंग पॉन्ड, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है, ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड भी दो तरीके से अलग अलग टाइप से होते हैं, हैचरी पॉन्ड्स, नर्सरी पॉन्ड्स, रियरिंग पॉन्ड्स, स्टॉकिंग पॉन्ड्स। तो ये अलग अलग टाइप के क्या हैं, अलग अलग टाइप्स के क्या हैं, फिशिंग पॉन्ड्स हैं। ब्रीडिंग पॉन्ड्स हैं, फिर हैचरी पॉन्ड्स, क्या कहना चाहिए, पॉन्ड्स हैं, फिर तीसरा क्या है, नर्सरी पॉन्ड्स, चौथा रियरिंग पॉन्ड्स और पाँचवा स्टॉकिंग पॉन्ड। तो ब्रीडिंग पॉन्ड में क्या कराया जाएगा, मेनली फिशेस की ब्रीडिंग की जाएगी। हैचरी में इनको, ठीक है, हैच कराया जाएगा। हैच मीन्स ये कि यहाँ पर क्या करेंगे, एग ले करेंगे, अंडे देंगे, यहाँ लार्वाल बनेंगी, ठीक है। और उसको लार्वा को फिर कहाँ पर फिश लार्वा को कहाँ पर ट्रांसफ़र, जो उनके जो भी सीड्स होंगे उनको कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा, लार्वास होंगे उसको नर्सरी में, ठीक है। नर्सरी में कब तक, ठीक है, कुछ 2 से 7 दिन के लिए, जहाँ पर ये थोड़े से बड़े हो जाएं। और जैसे ही थोड़े से बड़े हो जाएंगे फिर उनको कहाँ, रियरिंग पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र किया जाएगा। और रियरिंग पॉन्ड्स में जैसे ही ग्रो करेंगे उसके बाद स्टॉकिंग पॉन्ड्स में। तो ये अलग अलग क्या हैं, अलग अलग फिशिंग पॉन्ड्स हैं। इसको डिटेल में देखते हैं यहाँ पर। टाइप्स ऑफ पॉन्ड फॉर फिश कल्चर। तो फिश फार्म रिक्वायर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉन्ड फॉर वेरियस डेवलपमेंटल स्टेज ऑफ फिश ग्रोथ दे आर। तो जब फिश कल्चर या फिशी कल्चर हम लोग कराते हैं तो फिश के डेवलपमेंटल, अलग अलग डेवलपमेंटल ग्रोथ के लिए क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के वातावरण का रिक्वायरमेंट होता है। और उसी वातावरण के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग टाइप्स के पॉन्ड्स का डेवलपमेंट करते हैं, अलग अलग टाइप के तालाब का डेवलपमेंट या फिर करते हैं अलग अलग टाइप के पॉन्ड्स का। तो इसमें से फर्स्ट है ब्रीडिंग पॉन्ड्स। तो ब्रीडिंग पॉन्ड्स में क्या कराया जाता है, तो ब्रीड कराया जाता है मेनली। तो देखिए, हेल्दी एंड सेक्सुअली मैच्योर मेल एंड फीमेल फिशेस आर कलेक्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इन दिस पॉन्ड फॉर ब्रीडिंग। तो जो हेल्दी और सेक्सुअली मैच्योर फिश होते हैं उनको क्या किया जाता है, सेलेक्ट किया जाता है, कलेक्ट किया जाता है और उसके बाद इसी ब्रीडिंग पॉन्ड में, ठीक है, मेल फिशेस को भी एंड फीमेल फिशेस को भी क्या किया जाता है, रखा जाता है। और यहाँ पर ये ब्रीड करते हैं और क्या करते हैं, फिर एग ले करते हैं। द एग रिलीज्ड बाय द female are fertilized by the sperm and fertilized egg float in water as a prothymos। तो यहाँ पर क्या होता है, तो यहाँ पर मेल एंड फीमेल के बीच में ब्रीडिंग होती है और ब्रीडिंग होने के बाद, ठीक है, ये बहुत सारे एग बनते हैं, ठीक है। और इन एग से, ठीक है, मेल क्या करती है, फीमेल क्या करती है, एग ले करती है और मेल क्या करते हैं, बहुत सारे क्या करते हैं,
स्पर्म रिलीज़ करते हैं और इनके जब ये फर्टिलाइज होते हैं तो ये एग क्या करते रहते हैं, पानी में इस तरह से तैरते रहते हैं। जो फर्टिलाइज होने के बाद जो एग होते हैं वो इस तरह से क्या करते हैं, तैरते रहते हैं पानी में। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, फ्रोदीमॉस। फ्रोदीमॉस किसको बोलते हैं, इस तरह से झाग जैसे इस तरह से अगर तैरते रहते हैं फिश के जो फर्टिलाइज एग, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं फ्रोदीमॉस, वाटर में इस तरह से। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेज में क्या होता है, इन्हीं फ्रोदीमॉस को या फिर फर्टिलाइज्ड एग को, ये जो फर्टिलाइज एग होता है उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, हैचिंग पिट्स में। ठीक है, हैचिंग पिट्स में क्या किया जाता है, ट्रांसफ़र किया जाता है। द फर्टिलाइज्ड एग आर ट्रांसफर टू हैचिंग पिट्स। तो अब ये जो फर्टिलाइज एग है उसको हैचिंग पिट्स में क्या किया गया, यहाँ पे ट्रांसफ़र किया गया। फॉर हैचिंग, टू टाइप्स ऑफ हैचिंग प्रोसेस। हैचिंग मीन्स यहाँ अंडे से अब क्या निकलेंगे, अंडे से लार्वा निकलेंगे। तो ठीक है, अंडे से लार्वा निकलने का जो प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हैचिंग। तो हैचिंग के लिए इसको हम लोग हैचिंग पिट्स में ट्रांसफ़र करते हैं। और हैचिंग पिट्स दो टाइप के होते हैं, एक हैचरी और दूसरा हैचिंग हैपास। ठीक है, हैचरी और हैचिंग हैपास। तो इनमें हम लोग क्या करते हैं, ये जो फिश का जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। नेक्स्ट के होते हैं नर्सरी पॉन्ड्स। अब ये नर्सरी पॉन्ड्स क्या होते हैं, ठीक है, हैचिंग पिट्स या हैचिंग हैपास में ट्रांसफ़र करने के बाद अब फिश को नर्सरी पॉन्ड्स में ट्रांसफ़र किया जाता है। द हैचलिंग आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैचिंग पिट्स टू हैचिंग पिट्स आफ्टर 2 to 7 days। ठीक है, अब हैचिंग पिट से क्या किया जाता है, जो हैचलिंग्स होते हैं, ठीक है, जो हैचलिंग्स होते हैं। अब हैचलिंग क्या है, ठीक है, हैचलिंग क्या है, हैचलिंग मीन्स एग से क्या किए गए हैं, ठीक है, जो लार्वा निकले हुए हैं फिशेज के, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैचलिंग्स बोल रहे हैं। छोटे छोटे फिशेज, इस तरह से बहुत छोटे छोटे न्यूमेरस फिशेज, स्मॉल फिशेज, इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, हैचलिंग बोल रहे हैं। हैचलिंग्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम हैचिंग पिट्स आफ्टर 2 to 7 days। तो 2 से 7 दिन के बाद क्या किया जाता है, जो ये हैचलिंग होता है उसको नर्सरी पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जाता है। द हैचलिंग ग्रो इनटू फ्राई एंड आर कल्चर्ड इनटू दिस पॉन्ड्स अबाउट 60 days विथ प्रॉपर फीडिंग टिल दे रीच 2 to 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो अब यहाँ पर कितने दिन तक रखा जाता है, यहाँ पर हैचलिंग्स को रखा जाता है लगभग 60 दिन तक। ठीक है, 60 दिन तक क्या किया जाता है, यहाँ पर रखा जाता है, कहाँ पर, नर्सरी पॉन्ड में, जब तक कि तब तक इनका साइज 2 से 2.5 सेंटीमीटर ना हो जाए, इनकी जो लंबाई इतनी ना हो जाए। ठीक है, तो नर्सरी पॉन्ड में इतने दिन तक रखा जाता है। और कब तक रखा जाता है, जबकि इसकी साइज़ 2 से 205 सेंटीमीटर ना हो जाए, 2 से 2.5 सेंटीमीटर की लेंथ इनकी ना हो जाए। और जैसे ही इनकी लेंथ इतनी हो जाती है फिर इनको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, कहाँ पर, रियरिंग पॉन्ड्स में। रियरिंग पॉन्ड्स आर यूज्ड टू कल्चर द फ्राई। तो ये जो फिश होते हैं उनको क्या किया जाता है, यहाँ पर कल्चर करने के लिए रियरिंग पॉन्ड का यूज़ किया जाता है। द फिश फ्राई आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम नर्सरी पॉन्ड टू रियरिंग पॉन्ड एंड आर मेंटेन फॉर अबाउट 3 months टिल दे रीच 10 to 15 सेंटीमीटर इन लेंथ। ठीक है, हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नर्सरी फॉर्म से ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, रियरिंग पॉन्ड में। और रियरिंग पॉन्ड में कब तक ट्रांसफ़र करते हैं, कब तक मेंटेन करके रखते हैं रियरिंग पॉन्ड में, रियरिंग पॉन्ड में हम लोग रखते हैं तब 3 months तक। कितना टाइम तक, लगभग 3 महीने तक रखते हैं, कहाँ पर, रियरिंग पॉन्ड पर, जब तक इनकी साइज़ 10 से लेकर 15 सेंटीमीटर की ना हो जाए। ठीक है, इनको तब तक क्या किया जाता है, रियरिंग पॉन्ड में मेंटेन करके रखा जाता है। ठीक है, और जैसे ही ये 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाते हैं, ठीक है, और ये कहाँ से, 10 से 15 सेंटीमीटर इनकी लंबाई हो गई, और ये फिंगरलिंग से, ठीक है, फिंगरलिंग से हैचलिंग से किस में कन्वर्ट हो गए, फिंगरलिंग, हैचरी से फिंगरलिंग में कन्वर्ट हो गए। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फिर स्टॉकिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब एक चीज़ समझिएगा, यहाँ अलग अलग टर्म्स हैं, कुछ टर्म्स हैं जैसे कि ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग क्या किया गया, मेल, ठीक है, फीमेल को ब्रीडिंग के लिए, मेल क्या किए, स्पर्म रिलीज़ किए, फीमेल क्या किए, एग रिलीज़ किए, फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, और ये इस तरह से फर्टिलाइजेशन, तो इसको हम लोग क्या बोले, इसको हम लोग बोले, ठीक है, क्या बोले इस चीज़ को, इसको हमने बोला ये फ्रोदीमॉस। ठीक है, इसी को हमने क्या बोला, फ्रोदीमॉस।
मॉस। अब इसको हमने कहाँ ट्रांसफ़र किया, ठीक है, इसको ट्रांसफ़र किया नर्सरी पॉन्ड में। और नर्सरी पॉन्ड्स में जब प्रोदीमॉस से क्या निकल गए, छोटे छोटे फिश निकल गए, इस तरह से बहुत छोटे छोटे फिश निकल गए, तो इसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला हैचलिंग, ठीक है। अब हैचलिंग छोटे छोटे फिशेस को बोल रहे हैं। अब इस हैचलिंग को कहाँ किया हमने, ट्रांसफ़र किया, ठीक है, नर्सरी पॉन्ड से कहाँ ट्रांसफ़र किया, रियरिंग पॉन्ड में। रियरिंग पॉन्ड में ट्रांसफ़र किया जहाँ इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो गई, थोड़े से क्या हो गए, बड़े हो गए। अब इन जो थोड़े से साइज़ जब इनके बड़े हो गए हैं तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर लगभग इनकी साइज़ हो गई है, तो इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इनको हम लोग बोल रहे हैं फिंगर, ठीक है, फिंगर लिंक्स, इसको हम लोग फिंगर लिंक्स। तो देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेजेस में इन जो फिशेज हैं उनके अलग अलग नाम हैं। तो अब देखते हैं स्टॉकिंग पॉन्ड्स। द स्टॉकिंग पॉन्ड्स इज आल्सो कॉल्ड एज अ कल्चर पॉन्ड और प्रोडक्शन पॉन्ड। तो जो स्टॉकिंग पॉन्ड होता है जिसको हम, जहाँ पर हम लोग फाइनली फिंगरलिंग्स को क्या करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, स्टॉकिंग पॉन्ड बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पर फिंगरलिंग को क्या किया जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है। और यही मेन प्रोडक्शन एरिया होता है जहाँ पर हम फिश कल्चर कराते हैं, इसलिए इसको हम लोग कल्चर पॉन्ड या प्रोडक्शन पॉन्ड भी बोलते हैं। दिस पॉन्ड्स आर यूज टू रियर फिंगरलिंग अप टू मार्केटेबल साइज़। तो जो फिंगरलिंग होते हैं उनको तब तक यहाँ पर रियर करके रखा जाता है जब तक ये मार्केटेबल साइज़ के नहीं हो जाते हैं, मतलब जब तक ये, इनको हम लोग मार्केट में आसानी से बेच नहीं सकते उस साइज़ के, ठीक है, जिस साइज़ को इसको सेल की जाए। अब मेनली बोल सकते हैं कि 1 से 2 किलो साइज़ जब तक इनका नहीं हो जाता है तब तक इनको हम लोग स्टॉकिंग पॉन्ड्स में ही ग्रो कराते हैं। बिफोर रिलीजिंग द फिंगरलिंग द पॉन्ड इज मैनर्ड विथ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। तो क्या बोल रहे हैं, ठीक है, फिंगरलिंग को इंट्रोड्यूस कराने से पहले यहाँ मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये जो फिंगरलिंग है इसको जब हम लोग इंट्रोड्यूस कराते हैं, मैं यहाँ बता रहा हूँ, फिंगरलिंग को इंट्रोड्यूस कराएंगे कहाँ पर, स्टॉकिंग पॉन्ड में। तो स्टॉकिंग पॉन्ड में पहले क्या किया जाता है, अच्छे से स्टॉकिंग पॉन्ड को मेंटेन किया जाता है, मीन्स यहाँ पर ऑर्गेनिक मैन्योर, ऑर्गेनिक क्या बोल सकते हैं, एक मिनट मुझे क्लियर करने दीजिए, फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ठीक है। ये क्या है, आपका स्टॉकिंग पॉन्ड है, तो इसमें क्या किया जाता है पहले, ठीक है, ऑर्गेनिक मैन्योर, इनऑर्गेनिक मैन्योर, इन सारी चीज़ को क्या किया जाता है, इनऑर्गेनिक मैन्योर, फर्टिलाइज़र वगैरह ये सब पहले से ऐड किया जाता है, मतलब वातावरण, ठीक है, मेंटेन किया जाता है, किसके लिए, ये जो फिंगरलिंग्स हैं इनके ग्रोथ के लिए। और जैसे ही यहाँ पर वातावरण मेंटेन कर लिया जाता है तब यहाँ पर रिलीज़ किया जाता है, किसको, फिंगरलिंग्स को, ठीक है। फिंगरलिंग्स यहाँ पर रिलीज़ कर दिए जाते हैं और यहाँ पर ये फिंगरलिंग्स ग्रो करते हैं, क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, और तब तक ग्रो करते हैं जब, और तब तक इनको ग्रोथ कराते हैं जब तक कि इनका साइज़ मार्केटेबल साइज़ के आसपास का नहीं हो जाता है। और जैसे ही यहाँ पर ग्रो हो जाता है इसको हार्वेस्ट करके क्या किया जाता है, हार्वेस्ट करके इनको मार्केटाइज या फिर मार्केटिंग की जाती है इनकी। यहाँ पर देखिए ये है ब्रीडिंग पॉन्ड। ब्रीडिंग पॉन्ड में मेनली क्या किया गया था, मेल एंड फीमेल को इंट्रोड्यूस किया गया था। मेल क्या किए थे, एग, मेल स्पर्म रिलीज़ किए थे, और फीमेल क्या रिलीज़ की थी, फीमेल एग रिलीज़ की थी। इनका फर्टिलाइजेशन हुआ था यहाँ पर, और इस तरह से क्या बना था, फ्रोदी, ठीक है, फ्रोदीमॉस। अब इन्हीं फ्रोदीमॉस को कहाँ ट्रांसफ़र किए थे, हैचरी पॉन्ड्स में। और हैचरी पॉन्ड्स में इन फ्रोदीमॉस से क्या निकला था, ठीक है, इससे क्या निकल गया था, इनसे छोटे छोटे इस तरह से फिश निकल गए थे, ठीक है। और इन छोटे छोटे फिशेस को क्या बोले थे, छोटे फिशेस को क्या बोले थे, छोटे फिश को, इसी को हम लोग बोले थे क्या, हैचलिंग, ठीक है। अब इन हैचलिंग को कहाँ पर ट्रांसफ़र किए, नर्सरी पॉन्ड में, जहाँ पर ये क्या किए, इनकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हुई, फिश का साइज़ क्या हुआ, थोड़े से बड़े हो गए। तो इन फिश को हम लोग क्या बोले, जब साइज़ इनका थोड़ी थोड़ी बड़ी हो गई तो इनको हम लोग बोले फिंगरलिंग, ठीक है, फिंगरलिंग्स, ठीक है, फिंगरलिंग्स बोले। अब जब ये फिंगरलिंग्स को हम लोग फिर ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, फिर तो यहाँ आप डायग्राम में देख रहे होंगे, ये हैचरी पॉन्ड है, ये नर्सरी पॉन्ड है, इनको कहाँ, रियरिंग पॉन्ड, कहाँ पर, रियरिंग पॉन्ड पे। और रियरिंग पॉन्ड पे इस तरह से
फिंगरलिंग्स, हैचलिंग्स, नर्सरी पॉन्ड, सॉरी प्रोदिमास यहाँ पे हैचलिंग, हाँ हैचलिंग, फिंगरलिंग्स, ठीक है। उसके बाद इसको रियरिंग पॉन्ड्स में जब ये साइज़, इनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा हो गया, उसके बाद इसको कहाँ ट्रांसफ़र किए, स्टॉकिंग पॉन्ड में, ठीक है। और स्टॉकिंग पॉन्ड में यहाँ पर क्या किए, ये ग्रो किए, ठीक है। यहाँ पर ये ग्रोथ करेंगे और ग्रोथ करेंगे तब तक जब तक ये मार्केटेबल साइज़ के नहीं हो जाते, ठीक है। तो यहाँ आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये क्या है, स्टॉकिंग पॉन्ड है, जहाँ पर यहाँ पर बड़े होने के लिए फिश को रखा जाता है या ग्रो कराया जाता है। फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड फॉर पीसी कल्चर, तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो पीसी कल्चर के लिए कंसीडर किए जाते हैं। तो फर्स्ट है टोपोग्राफी और लोकेशन ऑफ पॉन्ड। तो पहला कारण क्या होता है, पहला फैक्टर्स क्या होता है, टोपोग्राफी या लोकेशन ऑफ द पॉन्ड। तो जो पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड की कल्चर, ठीक है, कल्चर पॉन्ड या लेक या जो भी एरिया जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं क्या करने के लिए, फिश कल्चर के लिए, फिश फार्मिंग के लिए, उसकी लोकेशन पहले डिटरमाइन किया जाता है कि वो कहाँ पर अवेलेबल है, ठीक है, किस जगह पर अवेलेबल है। क्योंकि सोयल की प्रॉपर्टीज़, ध्यान रखिएगा, सोयल की प्रॉपर्टी, वहाँ पर लाइट कितनी पहुँच रही है, टेम्परेचर कितनी पहुँच रही है, सारी चीज़ें, ठीक है, वहाँ का आसपास का एरिया बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है फिश कल्चर के लिए। तो इसलिए पहले इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाता है लोकेशन का, कि पॉन्ड का लोकेशन कहाँ है। नेक्स्ट, वाटर रिसोर्स एंड वाटर क्वालिटी, सबसे मेन बात कि वहाँ की, ठीक है, पानी का क्वालिटी क्या है, पानी का क्या है, क्वालिटी क्या है, ठीक है, वाटर कैसा है वहाँ का, ठीक है, फ्रेश वाटर है या सलाइन वाटर है। तो इस तरह से वाटर की क्वालिटी को चेक किया जाता है, पता किया जाता है कि वाटर रिसोर्स क्या है, ठीक है, वहाँ वाटर का क्या सोर्स है और क्या क्वालिटीज़ है वहाँ का। सेकेंड, ये तो हो गया सेकेंड। थर्ड, क्वालिटी ऑफ सोयल, ठीक है, वहाँ की सोयल की क्वालिटी क्या है, ठीक है, सोयल की क्वालिटी क्या है, और सोयल की क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग उस फिश को, ठीक है, जिस टाइप का सोयल है उसी की, किस टाइप का वहाँ पर सोयल है उसी के अकॉर्डिंग देखकर कि इस सोयल में किस टाइप की फिश क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं, ठीक है, सिलेक्ट किया जाता है फिशेस को, ताकि यहाँ पर वही ग्रो कर सकें। और ऐसे फिश को सिलेक्ट नहीं किया जाता है जो इस सोयल के लिए अनुकूल नहीं है या एडाप्ट नहीं है। नेक्स्ट, टेम्परेचर ऑफ वाटर, ठीक है, वहाँ पर जो वाटर है उसका टेम्परेचर क्या है, ठीक है, बहुत हाई टेम्परेचर भी ना हो और बहुत लो टेम्परेचर ना हो, वहाँ का टेम्परेचर कैसा हो, ऑप्टिमम हो, जहाँ पर हमारी जो क्या है फिंगरलिंग्स हैं, फिशेज हैं, वो क्या करें, मैक्स ग्रो करें और रैपिड ग्रोथ करें, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ करें और रैपिड ग्रोथ करें। तो ये सारे क्या थे, ये सारे फैक्टर्स थे जो जिसमें क्या किया जाता है, पिस्टिकल्चर में ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आइडियल फिश, ठीक है। अब फिश फार्मिंग या फिर फिश कल्चर तो हम करा रहे हैं, तो हमें कैसे फ़िश को सिलेक्ट करना है, किस तरह के फ़िश को सिलेक्ट करें जो क्या हो, आइडियल हो और जिससे हमें मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल सके। Although there is no perfect fish for farming, the following are desirable biological and economic attributes when selecting the best fish to farm. The fish species should be, तो वैसे तो ऐसे कोई परफेक्ट फिश नहीं है जिसको हम लोग क्या कर सकें, सिलेक्ट कर सकें कि यही सबसे बेस्ट है, हम लोग इसी को ग्रो कराएंगे, ऐसा भी नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर भी कुछ बातों को ध्यान रखा जाता है फिश को सिलेक्शन करते समय या फिश फार्मिंग करते समय, ठीक है। क्या क्या कैरेक्टर्स को, कि वो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस हो, उसका इकोनॉमिक एट्रीब्यूट्स हो, ठीक है, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखा जाता है। हम देखेंगे कि अलग अलग कैरेक्टर्स, क्या कैरेक्टर्स होनी चाहिए एक फ़िश में जिसको हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं फ़िश फार्मिंग के लिए, तो क्या कैरेक्टर्स होना चाहिए, यहाँ पर देखते हैं एक एक को। तो फर्स्ट, बी कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग इन कैप्टिविटी, तो ये क्या होना चाहिए, हाई रिप्रोड्यूसिंग, ठीक है, हाई रिप्रोड्यूसिंग मीन्स ज़्यादा नंबर में क्या करने चाहिए, ये रिप्रोड्यूस करने चाहिए, बहुत ही लार्ज नंबर में रिप्रोड्यूस करने चाहिए ये। नेक्स्ट, प्रोड्यूस न्यूमेरस एंड हार्डी एग एंड लार्वा, ठीक है, बहुत सारे लार्वा और एग प्रोड्यूस करने चाहिए, बहुत सारे लार्वा और एग प्रोड्यूस करने चाहिए, ठीक है। ऐसे स्पीशीज़ को सिलेक्ट करने चाहिए जो बहुत सारे हार्ड एग्स और न्यूमेरस लार्वा क्या कर सके, प्रोड्यूस करें। वेल नोन कल्चर रिक्वायरमेंट, ठीक है,
ऐसे फिश को कल्चर करना चाहिए जिसकी कल्चर रिक्वायरमेंट के बारे में हमें पता है कि इनकी कल्चर रिक्वायरमेंट किस टाइप की, टेम्परेचर, ऑक्सीजन, फूड, किस टाइप का इसका कल्चर रिक्वायरमेंट है। तो ठीक है, तो इस टाइप की फिशेज को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट, बी एडेप्टेबल टू मेनी टाइप्स ऑफ कल्चर सिस्टम। तो इनको हम लोग अलग अलग, चाहे पोंड में भी कल्चर करा सकते हैं, ठीक है, या फिर स्मॉल एरियाज़ में कल्चर करा सकते हैं। तो ये सारे एरियाज़ में क्या हो, एडाप्ट हो जाए, ठीक है, एडेप्टेबल हो ये। नेक्स्ट, बी एडेप्टेबल टू मल्टी स्पीशीज फार्मिंग। तो अगर पॉली कल्चर करा रहे हैं, मतलब बहुत सारे फिशेस को कल्चर करा रहे हैं, तो ये वहाँ पर भी एडेप्टेबल होनी चाहिए, वहाँ भी ये एडेप्ट हो जाए, आसानी से ये कल्चर हो जाए। तो इस टाइप की स्पीशीज को सेलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट है एक्सिबिट रैपिड ग्रोथ टू लार्ज मैक्सिमम साइज। क्या कह रहे हैं कि एक्सिबिट रैपिड ग्रोथ, ठीक है, मतलब तेज़ी से वृद्धि करें और इनका साइज़ क्या हो, बहुत ही जल्दी इंक्रीज़ हो। रेडियली एडेप्ट टू आर्टिफिशियल सीड। तो अगर हम लोग इसको आर्टिफिशियली ग्रो करा रहे हैं तो आर्टिफिशियली फीड्स दे रहे हैं, आर्टिफिशियली फीड मतलब आर्टिफिशियल फूड दे रहे हैं, तो आर्टिफिशियल फूड को खा कर ये क्या कर सकें, बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकें। बी टॉलरेंट फॉर क्राउडिंग एंड हाई डेंसिटी कंडीशन। तो जो क्राउडिंग है या हाई डेंसिटी कंडीशन है उसको क्या कर सकें, ये मेंटेन कर सकें, एडाप्ट कर सकें इस कंडीशन में। एग्जिबिट हाई सर्वाइवल, ठीक है, और इसमें हाई सर्वाइवल होना चाहिए, हाई सर्वाइवल और लो मोर्टालिटी, ठीक है, हाई सर्वाइवल और लो मोर्टालिटी रेट्स मीन्स, ठीक है, इनकी सर्वाइवलिटी हाई होनी चाहिए और मोर्टालिटी लो होना चाहिए, मतलब इनकी डेथ कम होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बी ईजी टू हैंडल हार्वेस्ट एंड ट्रांसपोर्ट। आसानी से इसको हैंडल करना, आसानी से ये हैंडल हो जाएं, उनको आसानी से हार्वेस्ट कर सकें और आसानी से ट्रांसपोर्ट कर सकें। 11th पैरामीटर, बी रेजिस्टेंस टू डिसीज़ एंड पैरासाइटिक इन्फेस्टेशन। तो जो भी अलग अलग टाइप के डिसीज़ होते हैं फिशेस में, उनमें रेजिस्टेंस होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए, और साथ ही साथ जो भी पैरासाइटिक इन्फेक्शंस होते हैं उनके प्रति भी क्या होनी चाहिए, रेजिस्टेंट होनी चाहिए। नॉट बी कैनिब्लास्टिक और टेरिटोरियल। तो ये कैनाब्लास्टिक और टेरिटोरियल नहीं होनी चाहिए, एक ही जगह पर नहीं होनी चाहिए। मतलब टेरिटोरियल मीन्स अगर ये पोंड है, ठीक है, पोंड है तो किसी एक एरिया में यहाँ पर ही रहे ये इस तरह से, ठीक है, एक पर्टिकुलर टेरिटरी में रहे, ऐसा भी नहीं पूरे पोंड में एक घूमना चाहिए, क्योंकि अगर फीड हम लोग फूड यहाँ दे रहे हैं तो यहाँ तक पहुँच नहीं पाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, बी रेडियली अवेलेबल एज एग, फिंगरलिंग्स एंड एडल्ट। तो इनका जो एग्स हैं, फिंगरलिंग स्टेज हैं या एडल्ट स्टेज हैं, ये आसानी से उपलब्ध होने चाहिए। हैव हाई मार्केट डिमांड, इनकी हाई मार्केट डिमांड होनी चाहिए, तभी हम इनकी मार्केटिंग कर सकते हैं। एग्जिबिट हाई फीड कंजर्वेशन रेट, ठीक है, तो जो इनकी फीड कंजर्वेशन रेट है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। हैव गुड ड्रेस आउट वेट वैल्यू। तो इनको आसानी से ड्रेस आउट मतलब इनकी क्लीनिंग अच्छे से मतलब ये अच्छे से क्लीन हो जानी चाहिए और इनकी वेट वैल्यू भी कम नहीं होनी चाहिए, वेट भी ज़्यादा होनी चाहिए। हैव अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ, मतलब इनकी शेल्फ लाइफ क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। शेल्फ लाइफ किसको बोलते हैं, मतलब शेल्फ लाइफ किसको बोलते हैं, तो हार्वेस्ट करने के बाद, ठीक है, हार्वेस्ट करने के बाद अगर हम इनको रख रहे हैं तो ये कितने समय तक ये फ्रेश रह सकती हैं, कितने समय तक फ्रेश रह सकती हैं, जीवित रह सकती हैं, तो इसी को हम लोग बोल रहे हैं शेल्फ लाइफ। फ्रेश कितने ज़्यादा समय तक ये ताज़ा रह सकती हैं, इसी को हम लोग बोल रहे हैं शेल्फ लाइफ। नेक्स्ट देखते हैं कल्टीवेबल फूड फिश इन इंडिया। इंडिया में क्या क्या कौन कौन से कल्टीवेबल फिशेज़ हैं, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले किन किन फिश का कल्टीवेबल कराया जाता है, किन किन फिश की फार्मिंग की जाती है इंडिया में। तो फ्रेश वाटर कल्टीवेबल फिशेज, तो फ्रेश वाटर में कौन कौन से यहाँ पर स्पीशीज़ हैं, इंडियन मेजर कार्प्स, इनमें से केंदई, कतला, रोहू, मृगल, कैटफिश जिसको केलुर्थी भी कहा जाता है, मुरल्स जिसको विराल भी कहा जाता है, टिलिपा जिसको जिलेबी केंदाई भी कहा जाता है। इन सभी फिशेस को क्या किया जाता है, फ्रेश वाटर में कल्चर किया जाता है। ये सारे क्या हैं, इंडिया में कल्टीवेट किए जाते हैं इन फिशेस को। वहीं मराइन वाटर कल्टीवेबल फिश की बात करें तो कौन कौन से हैं मराइन वाटर में, सी बास जिसको क्या बोला जाता है,
कोडुआ भी बोला जाता है, ग्रेमुलेट जिसको मदावी भी बोला जाता है या मदवाई भी बोला जाता है इसको, ठीक है, चैनोज, मिल्क फिश, ठीक है। तो ये सारी क्या हैं, ये अलग अलग टाइप के फिशेज़ हैं जिसको मराइन वाटर में क्या किया जाता है, कल्चर किया जाता है, समुद्री वाटर या मराइन वाटर में। तो यहाँ पर अपने कल्टिवेबल फिश के नाम देखिए, आपको बिल्कुल ये कल्टिवेबल फिश के नाम क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हो कौन कौन फ्रेश वाटर फिशेस देख सकते हो, कतला, ठीक है, ये कतला है, रोहू, ठीक है। तो इधर ये क्या है, सी बार, ग्रे मुलाट, मृगल, मिल्क फिश। तो ये क्या है, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर फिशेस की कुछ स्पीसीज़ हैं, कुछ ब्रीड्स हैं जिसको क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है कल्चर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ फिशेस। फिशेस के क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं। कल्टिवेबल फ्रेश वाटर एंड marine food fishes are highly nutritious, rich source of animal protein and are easily digestible। तो क्या बोल रहे हैं, जो फ्रेश वाटर या फिर मराइन वाटर फिशेस जो हम लोग कल्चर कराते हैं वो उसमें वो क्या होते हैं, वो हाईली न्यूट्रिशनल वैल्यू होते हैं, उनमें क्या होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशस होते हैं। और इसमें एनिमल प्रोटीन का ये क्या होते हैं, रिच सोर्स होते हैं। मीट हमने पहले ही पढ़ा है पोल्ट्री फार्म में, मीट और ये एनिमल प्रोटीन का रिच सोर्स कौन सा है, मीट के अलावा फिशेस, ठीक है। और ये इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं और इनसे बहुत ही न्यूट्रिशन रिच होने के कारण क्या है, ये बहुत ही इंडिया में पेरिशेबल फूड की तरह इसको ईट किया जाता है। नेक्स्ट, दे आर रिच इन एसेंशियल एमिनो एसिड सच एज लाइसिन एंड मिथियोनिन, मिनरल लाइक कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम एंड मैग्नीशियम। तो इनमें और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, एनिमल प्रोटीन्स तो का ये जो मेजर सोर्स तो है ही, साथ इसमें एसेंशियल एमिनो एसिड जैसे कि लाइसिन, मेथियोनिन, ठीक है, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। अबंडेंट अमाउंट में ये सारे मिनरल्स और अमाइनो एसिड क्या किए जाते हैं, पाए जाते हैं, ठीक है। इसलिए बोला जाता है कि फिशेस खानी चाहिए। नेक्स्ट, ये तो हो गया एसेंशियल एमिनो एसिड और मिनरल्स। फैट्स सॉल्युबल विटामिन जैसे कि ए, डी एंड वाटर सॉल्युबल विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन लाइक पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन एंड नियासिन आर फाउंड इन फिशेस। तो फिशेस में विटामिन भी, बहुत सारे विटामिन भी पाए जाते हैं, जैसे कि विटामिन ए हो गया, डी, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में भी अलग अलग टाइप्स के विटामिन जैसे कि पैरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामिन, नियासिन, ये सारे के सारे विटामिन पाए जाते हैं। आप जब भी जो डॉक्टर्स आपको क्या देते हैं, सिरप देते हैं, ठीक है, ब्लड इंक्रीज करने के लिए, ब्लड फॉर्मेशन को इन्हांस करने के लिए, तो उनमें ये सारे विटामिन, ठीक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बहुत ही, साइनोकोबालामिन, ये सारी चीज़ें क्या होते हैं, बहुत ही लार्ज अमाउंट में, ठीक है, प्रेजेंट रहते हैं उनमें। और यही क्या करती हैं हमारे बॉडीज़ में, विटामिन की डेफिशिएंसीज को कंप्लीट करती हैं, दूर करती हैं, और साथ ही साथ ब्लड फॉर्मेशन और दूसरे बॉडी ग्रोथ को भी क्या करती हैं, रेगुलेट करती हैं। इसके अलावा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, जिसको आप लोग पूफा बोलते हो, पूफा और मूफा दो प्रकार के फैटी एसिड होते हैं। पॉली अनसैचुरेटेड को हम लोग पूफा बोलते हैं और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को क्या बोलते हैं, मूफा बोलते हैं। तो इनमें क्या पाया जाता है, पूफा, विच आर हेल्पफुल इन रेगुलेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल के रेगुलेशन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आर प्रेजेंट इन प्लेंटी इन फिशेज एंड दस प्रमोट कार्डियक हेल्थ। तो जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, कार्डियक हेल्थ, कार्डियक मतलब, ठीक है, हार्ट की बात कर रहे हैं, उसके हेल्थ के लिए, हेल्थ को प्रमोट करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है कौन, पूफा। और पूफा कहाँ से मिलता है, एक तो बादाम से मिलेगा आपको और दूसरा मिलेगा इसी फिशेस से। तो हमने देखा कि इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू कितनी हाई है फिश की, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, बहुत ज़्यादा हाई है। इसमें विटामिन से लेकर, ठीक है, प्रोटीन्स, विटामिन्स, अमाइनो एसिड, मिनरल्स, फैटी एसिड, सारी चीज़ें क्या हैं, अवेलेबल हैं।
ठीक है। नेक्स्ट जो भी डिस्कशन बच जा रहा है उसको हम लोग, अच्छा इसको यहाँ तक कंप्लीट करते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे। फिश फीड, अब फिश को हम क्या करते हैं, फिश को तो हम लोग कल्चर करा रहे हैं, अब उनको कल्चर कराने के लिए क्या, ठीक है, खाना भी देना पड़ेगा, फूड, ठीक है, फूड क्या करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, तभी वो क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, ठीक है, मैक्सिमम ग्रोथ करेंगी, लार्ज साइज की होंगी, फास्ट ग्रो करेंगी, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या फिश फीड दिया जाता है। फिश फीड वाइडली यूज्ड इन हांगकांग इंक्लूड ट्रेडिशनल वेजिटेशन फीड एंड ट्रेस फीड। रिसेंट ईयर पेलेट फीड इज बिकमिंग पॉपुलर। तो अलग अलग टाइप्स के फिशिंग फीड्स हैं। तो यहाँ देखिए वेजिटेरियन, फर्स्ट वेजिटेरियन फीड, सेकेंड ट्रेस फीड और थर्ड पेलेट फीड। तो वेजिटेरियन फीड में क्या क्या दिया जाता है, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, वीट, सोय ड्रेज, फ्लोर एंड पीनट केक आर सुटेबल फॉर फ्रेश वाटर फिश। तो फ्रेश वाटर फिशेज होती हैं, उनको ये सारी चीज़ें क्या करने के लिए दिया जाता है, ईट करने के लिए। क्या क्या, तो आप देख सकते हैं, ठीक है, व्हीट ब्रान, राइस ब्रान, वीट, सोयड एग्स। तो ये जो भी क्या होते हैं वेजिटेरियन, ठीक है, वेस्ट होते हैं या फिर वेजिटेरियन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, उनको दिया जाता है। नेक्स्ट ट्रेस फिशेज में क्या किया जाता है, फिशिंग बाई कैच और स्मॉल फिशेज इज सुटेबल फॉर मेराइन फिशेज। तो जो समुद्री फिशेज होते हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाता है, इन्हीं छोटे छोटे फिशेज को, स्मॉल फिशेज को क्या करने के लिए, खाने के लिए दिया जाता है। छोटे छोटे फिश होते हैं, इस फिश को खाने के लिए दिया जाता है। और किसके खाने के लिए, ठीक है, बड़ी मछलियों के लिए। तो जब मेराइन में या फिर समुद्र में जब हम लोग फिश कल्चर करते हैं तब ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट पेलेट फीड। पेलेट फीड मतलब बहुत सारे अब मार्केट में क्या आ गए हैं, ठीक है, फिश करने के लिए, फिश को, ठीक है, फिश के लिए या फिर फिश फार्मिंग जो करते हैं उनको फिश को खिलाने के लिए बहुत सारे, ठीक है, फूड डिज़ाइन किए गए हैं या फिर बनाए जा रहे हैं। इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, पैलेट फीड, जो, ठीक है, बने बनाए आते हैं। मैं थोड़ा सा रीड कर रहा हूँ। देयर आर ड्राई एंड मोइस्ट पेलेट, ठीक है, जो भी फूड्स होते हैं उनको ड्राई सूखे कंडीशन में भी या फिर मोइस्ट कंडीशन में भी क्या किया जाता है, सेल किया जाता है और उनको फिश के लिए यूज़ किया जाता है। द फार्मर इज मोर पॉपुलर एंड मेजर ingredients are essential made from grinding baked trash fishes, fish oil, vitamins and blender. They are extended and purified up, produced dry pellet, moist pellet, feed up to produced dry pellet, moist pellet, feed is made up fresh meal, trash meal, vitamins and blenders. The pellet are extruded by pellet machine. Pellet feed is suitable for both fresh water and मैं। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या किया जाता है, जो भी फिशेज होती हैं, फिश या फिर फिश ऑयल्स, ठीक है, या दूसरे और मटेरियल्स को क्या किया जाता है, ड्राई किया जाता है या फिर मोइस्ट, हल्की नमी कंडीशन में क्या किया जाता है, इनको पैक किया जाता है और पैक करके इनको क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। किस तरह से, फिश फूड की तरह, ठीक है, फिश फूड की तरह क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। और इसी फिश फूड को क्या किया जाता है, जब हम फिश फार्मिंग करते हैं तो इनको फिश को खाने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो हो गया फिश फूड। नेक्स्ट फिशिंग मेथड, ये हम लोग कल डिस्कस करेंगे, आज हम लोग यहीं तक डिस्कस कर रहे हैं। आप लोग सभी क्या करेंगे, अपना अटेंडेंस लेक्चर के बाद क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स पर टाइप करेंगे, ठीक है, अपना अटेंडेंस सभी लेक्चर के बाद कमेंट बॉक्स पे टाइप करेंगे। सो थैंक यू, और लेक्चर को कंप्लीट देखिए। ओके, थैंक यू, ठीक है। अब हम लोग कल मिलते हैं।